हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं सक्सेस वाला की तरफ से स्वागत करती हूँ आपका आयोटा 2.0 के बैच में। ठीक है, तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही थी। बायोलॉजी में हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिए थे: डिजीज, फूड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमंस लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ये 3 टॉपिक हमने कर लिए थे। अब हमें इस पे क्वेश्चंस करने हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमें इस पे करने हैं। ठीक है, सब आंसर करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक हुआ था कॉमन एपिडेमिक कॉजेज एंड प्रिवेंशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय अ वायरस। वायरस से इनमें से कौन सा डिजीज कॉज होता है। ठीक है, जब मैंने कॉमन डिजीजेस पढ़ाए थे तो मैंने वायरल डिजीजेस भी बताए थे कौन से होते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस भी बताए थे कौन से होते हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस होगा, मलेरिया होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, कॉलेरा होगा, क्या होगा। इसका आंसर होगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा इसका आंसर होगा। ये कौन से वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से ये होता है। ठीक है, समझ गए, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत होती है। ठीक है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, एक फ्लू टाइप का है। ठीक है, कफिंग होगी, स्नीज होगा, है ना। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, तो इसका आंसर हो गया इन्फ्लुएंजा। समझ गए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अब। व्हाट इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर मलेरिया ट्रांसमिशन। मलेरिया के ट्रांसमिशन को, मलेरिया को ट्रांसमिट कौन करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, कौन करता है बताइए। एनाफिलीज, मॉस्किटो, एडीज, क्यूलेक्स, सैंडफ्लाई। इसका आंसर होगा एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, एनाफिलीज मॉस्किटो ही मलेरिया को ट्रांसफर करता है, वेक्टर होता है मलेरिया के लिए। क्यों, एक जगह से दूसरी ऑर्गेनिज्म पहुंचाता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाता है। ठीक है, अच्छा कैसे पहुंचाता है, इसमें प्लाज्मोडियम होते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं। एनोफिलीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम पैरासाइट लेके घूमता है और इधर उधर लोगों को मलेरिया फैलाता है, एक पेशेंट से दूसरे को पेशेंट बनाता है। समझ गए, मलेरियल पेशेंट। ठीक, एनोफिलीज याद रहेगा, प्राइमरी वेक्टर मलेरिया के ट्रांसमिशन का है एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, इतना आया। नेक्स्ट आते हैं, विच डिजीज इज कॉमनली नोन एज ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर कौन से डिजीज को बोलते हैं, डेंगी, येलो फीवर, जीका, चिकनगुनिया। कौन से डिजीज को बोलते हैं बताइए। डेंगी को बोलते हैं। ठीक है, डेंगी है इसका आंसर, क्योंकि डेंगी में क्या होता है, डेंगी में क्या होता है, सीवियर मसल पेन होता है, मसल पेन होता है एंड सीवियर जॉइंट पेन होता है। ठीक है, सीवियर होता है, ये याद रखना, सीवियर होता है, ऐसा लगता है हड्डियां टूट रही हैं। समझ गए, इसीलिए इसे कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। डेंगी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ब्रेक बोन फीवर डेंगी को कहते हैं। ठीक, और डेंगी में क्या होता है, सीवियर मसल पेन होता है, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है और जॉइंट पेन होता है। समझ गए, जोड़ों में दर्द, है ना। ये आ गया, विच डिजीज इज कॉमनली नोन एज ब्रेक बोन फीवर, डेंगी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज कौन सा नहीं है, नॉट लिखा है, नॉट पढ़ लेना। नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज बोला है। ठीक है, नॉट लिखा है, बताओ अब क्या आंसर होगा। टाइफॉइड होगा, लेप्रोसी होगा, मीजल्स होगा, प्लेग होगा, क्या होगा।
इसका आंसर होगा मीजल्स। ठीक है, मीजल्स होगा इसका आंसर। ये वायरस से फैलता है, ठीक, वायरल डिजीज है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरियल नहीं है। इतना आया। कौन सा इसमें से बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? मीजल्स नहीं है, ठीक, क्योंकि ये बैक्टीरिया से नहीं होता, वायरस से होता है। नेक्स्ट अब आते हैं प्राइमरी मेथड। द प्राइमरी मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कॉलेरा इज। प्राइमरी मेथड क्या होगा, सॉरी, प्राइमरी मेथड क्या होगा कॉलेरा के स्प्रेड का? क्या होगा? वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन से स्प्रेड होगा, मॉस्किटो कंट्रोल से स्प्रेड होगा, एंटीबायोटिक से होगा, इंप्रूविंग वाटर एंड सैनिटेशन से। प्रिवेंट पूछा है, प्रिवेंट द स्प्रेड। स्प्रेड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक, इसके स्प्रेड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, बताइए। वैक्सीनेशन होगा, मॉस्किटो कंट्रोल होगा, या इंप्रूविंग वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर को इंप्रूव कर सकते हैं, या एंटीबायोटिक्स? इसमें होगा आपका इंप्रूविंग वाटर एंड सैनिटेशन। क्यों? क्योंकि ये किससे फैलता है? ये कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर, जिस वाटर में इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा हो। स्प्रेड बाय स्प्रेड कंटामिनेटेड वाटर और पुअर हेल्थ। ये समझ गए? इतना आ गया। ये कैसे होता है? हम अगर वाटर को इम्प्रूव करेंगे, सैनिटेशन करेंगे, तो इसका स्प्रेड हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से कौन सी डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बताइए। HIV एड्स होगा, या मलेरिया होगा, या ट्यूबरक्लोसिस होगा, या हेपेटाइटिस बी होगा? इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इसका आंसर होगा, क्योंकि इसे हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, बाकियों को हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले हेपेटाइटिस बी का लिख लेते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, बाकियों को नहीं कर सकते। और HIV एड्स, इसकी वैक्सीन बनी ही नहीं है, ठीक है, की वैक्सीन नहीं बनी है। हम हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन, ठीक है, समझ गए? इतना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच एपिडेमिक इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन। ठीक, प्रोटोजोन से कौन सा एपिडेमिक कॉज होता है? मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, किसी ने ध्यान दिया हो तो वो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकता है। क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, क्या हो सकता है? मैंने मलेरिया का बताया था, इसका आंसर है मलेरिया। मैंने मलेरिया का बताया था, कौन कॉज करता है? एनोफिलीज मॉस्किटो प्राइमरी वेक्टर होता है, ये कॉज करता है मलेरिया, है ना। और कैसे, क्या लेके घूमता है एनोफिलीज मॉस्किटो? ऐसा क्या लेके घूमता है जिससे मलेरिया कॉज होता है? वो एक पैरासाइट होता है, प्रोटोजोन पैरासाइट होता है, जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक। पहले तो कौन कॉज करता है इसे? एनोफिलीज मॉस्किटो। अच्छा, ये फीमेल ही होगी, एनोफिलीज मॉस्किटो फीमेल ही होगी, ठीक है, समझ गए। एनोफिलीज मॉस्किटो कॉज करता है, ये प्रोटोजोन पैरासाइट लेके घूमती है। ये मॉस्किटो प्रोटोजोन
पैरासाइट लेके घूमती है, जिन पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, समझे? ये प्रोटोजोन पैरासाइट है जो एनोफिलीज मॉस्किटो लेके घूमता है, एक ऑर्गेनिज्म में पहुंचा देता है। क्या पहुंचा देता है? मलेरिया पहुंचा देता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का, टीबी जो होता है ट्यूबरक्लोसिस, उसका सिम्टम क्या है? सिम्टम क्या है? रैश, जॉन्डिस, परसिस्टेंट कफ, हेडेक, क्या हो सकता है बताइए? जिन लोगों ने बोला परसिस्टेंट कफ, वो लोग सही। ठीक है, परसिस्टेंट कफ इसका सिम्टम होता है, ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम होता है। इसके साथ साथ क्या होता है? नाइट स्वेट होता है। ठीक, रात में सोते सोते पसीने आते हैं। ठीक, नाइट स्वेट होता है, प्लस फीवर होता है, फीवर होता है। ठीक, और ब्लड टिंग्ड, पूटम। पूटम का मीनिंग अब क्या है? पूटम क्या होता है? पूटम मतलब होता है कफ। ठीक, कफ को ही हम स्पूटम बोलते हैं। बच्चे स्पूटम में बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्पूटम मतलब कफ। ठीक है, स्पूटम मतलब कफ होता है, ये याद रखना है। ब्लड टिंग्ड मतलब जो कफ होता है उसमें थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है ना? कफ आता है उसमें थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्लड टिंग्ड स्पूटम, या फिर कफ बोल सकते हो। ठीक, हमेशा ही कफ रहता है गले में टीबी वाले लोगों को, ठीक, जिनको टीबी हुआ रहता है। समझ गए? क्या क्या आया? सिम्टम क्या है ट्यूबरक्लोसिस का? परसिस्टेंट कफ, हमेशा कफ रहेगा उनके गले में ना, खराश। अच्छा, नाइट स्वेट हो सकता है, फीवर हो सकता है, ब्लड टिंग्ड स्पूटम आ सकता है। ब्लड टिंग्ड स्पूटम, स्पूटम को ही कफ कहते हैं। ब्लड टिंग्ड क्या हो गया? ब्लड टिंग्ड ये हो गया कि कफ में थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है। ठीक, समझ गए? नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज टाइफॉइड फीवर? इसका तो पहचान ही लोगे ना, पहचान ही लोगे। बताओ क्या होगा? विब्रियो कॉलरी होगा, साल्मोनेला टाइफी होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्या होगा इसमें से? और ये सारे इटैलिक्स में हो, पर आप समझिए कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं हम जब टाइप्ड फॉर्मेट में लिखते हैं इटैलिक्स में कर देते हैं। ठीक, ये याद रखना। अब ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? विब्रियो कॉलेरी होगा, साल्मोनेला टाइफी होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्या होगा? जिन लोगों ने बोला साल्मोनेला टाइफी का आंसर सही। ठीक, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, कॉज करता है टाइफॉइड फीवर। ठीक, साल्मोनेला टाइफी ही टाइफॉइड फीवर फैलाता है। समझ गए? ठीक, अच्छा, सीवियर, इसमें जब फीवर आता है तो बहुत तेज आता है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आते, जैसे एक बार आया, दवाई ली, थोड़ी देर के लिए खत्म, फिर आ जाता है। ठीक है, समझ गए? द इबोला वायरस प्राइमरीली स्प्रेड थ्रू, इबोला वायरस जो होता है वो स्प्रेड किससे होता है? एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, कंटामिनेटेड फूड, कांटेक्ट विद बॉडीली फ्लूइड, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, किससे होता है बताइए? जिन लोगों ने बोला कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट से होता है। कि एक पर्सन है, उसने स्नीज किया, ड्रॉपलेट्स निकली नाक से, सलाइवा निकला ना, बगल में एक और इंसान खड़ा था, उसको भी हो जाएगा डिजीज। समझ गए? बॉडीली फ्लूइड क्या होते हैं? जैसे कि बॉडीली फ्लूइड क्या होते हैं? ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया,
है ना, ब्लड हो गया, सलाइवा हो गया, ठीक, एक्सेट्रा। इनसे, इनके कांटेक्ट से ये डिजीज, ये वायरस फैलता है, इबोला वायरस स्प्रेड होता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं फूड सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमंस, ये टॉपिक कवर कर चुके हैं हम, इससे अब क्वेश्चंस करें, चलो। Which nutrient is the primary source of energy for human body? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, मैंने जब लेक्चर लिया था तो ये बताया था, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसे कहते हैं? कौन प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का? बताओ कौन सा होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, कौन सा होता है? किन्होंने बोला प्रोटीन? वो लोग गलत हैं, ठीक है। इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, समझ गए, कार्बोहाइड्रेट होगा इसका आंसर। कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट क्यों होगा? कार्बोहाइड्रेट को पहले तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट आता है बॉडी में तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है और क्या बना देता है? फॉर्म एनर्जी, ठीक। ऐसे ही एनर्जी मिलती है ह्यूमन बॉडी को, समझ गए, आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने सोर्सेस बताए थे प्रोटीन के, कौन से फूड में मिलता है बताओ? एप्पल में मिलता है, चिकन में मिलता है, ब्रेड में, बटर में, किस में मिलता है प्रोटीन? जिन लोगों ने बोला चिकन, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चिकन से प्रोटीन मिलता है, जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो मीट भी हो सकता है, चिकन एक मीट है ना, ये मीट है। और प्रोटीन इसे बोलते हैं बिल्डिंग मसल्स, ठीक, ये मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग, है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड में कौन आ जाएगा? चिकन आ जाएगा, ठीक। ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन बिल्डिंग मसल्स, ठीक है। और जब कहीं चोट लग जाती है तो घाव भरने में भी अगर ये खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन हेल्प करता है घाव भरने में, समझ गए। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन टिश्यू रिपेयर, ठीक है, इतना आया। नेक्स्ट देखते हैं, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी? हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है बताओ? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा होता है बताओ? धूप से क्या मिलता है? विटामिन डी, ठीक है, समझ गए। अच्छा, विटामिन डी से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, किसका एब्जॉर्प्शन होता है? कैल्शियम का। और ये कैल्शियम किस में हेल्प करता है? ये जो कैल्शियम होता है ये किस में हेल्प करता है? बोन्स को स्ट्रांग रखने में, ठीक, और टीथ को स्ट्रांग रखने में, बोन्स एंड टीथ को क्या रखने में? स्ट्रांग रखने में हेल्प करता है, समझ गए, आ गया। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी? विटामिन डी, क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है। कैल्शियम किस लिए जरूरी होता है? ताकि हमारी बोन्स हेल्दी रहें, बोन स्ट्रांग रहें,
ठीक, टीथ हेल्दी रहे, टीथ स्ट्रॉन्ग रहे, ठीक, इतना आया। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं, फ्रक्टोज को, स्टार्च को, सुक्रोज को, किसे कहते हैं हम? स्टार्च को, ठीक है। जिन्होंने बोला स्टार्च वो बिल्कुल सही है। अच्छा अब ये बताओ स्टार्च किस में पाया जाता है? पोटैटो, हाँ सही बोल रहे हो, पोटैटो। राइस हो सकता है, किस में पाया जाता है स्टार्च? पोटैटोज एंड राइस एक्सेट्रा। समझ गए? ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ठीक, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो गया। समझ गए? नेक्स्ट आते हैं, विच टाइप ऑफ फैट इज कंसीडर्ड द हेल्दीएस्ट। हेल्दीएस्ट फैट कौन सा होगा? बताओ, सैचुरेटेड होगा, ट्रांस होगा, मोनो अनसैचुरेटेड या कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना? ठीक है, हाँ बताओ, बचे तीन तुम्हारे पास, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, कौन सा होगा बताओ? जिन्होंने बोला सैचुरेटेड फैट वो बिल्कुल गलत है, जिन्होंने बोला ट्रांस फैट ये भी बिल्कुल गलत है, कोलेस्ट्रॉल तो मैंने पहले ही बोल दिया। बचा क्या? मोनो अनसैचुरेटेड फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट सही है, जिन्होंने बोला मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अच्छा, मोनो अनसैचुरेटेड क्यों सही है, क्यों हेल्दी है? क्योंकि ये कैसा फैट है? हार्ट हेल्दी फैट है, हार्ट हेल्दी फैट है, ठीक है, हार्ट हेल्दी फैट है, इसको लेने से हार्ट हेल्दी रहेगा, कोई नुकसान नहीं रहेगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा हार्ट को, है ना? अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल खा लो, है ना, एवोकेडोस खा लो, एक्सेट्रा। समझ गए? ठीक, आया। हार्ट हेल्दी फैट ये याद रखना है तुम्हें, हार्ट हेल्दी फैट। समझ गए? आगे बढ़े। नेक्स्ट अब आते हैं, विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। कौन सा फूड इसमें से अच्छा सोर्स है डाइटरी फाइबर का? कौन सा है बताओ? एग है, मिल्क है, ओट्स है, डाइटरी फाइबर पूछा है, डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर। एग्स हो गया, मिल्क हो गया, ओट, चीज, कौन सा है? जिन्होंने बोला, जिन्होंने बोला ओट्स ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों ओट्स? ओट्स क्यों? क्योंकि ये डाइजेशन में, प्रॉपर डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ओट क्या है? ओट्स गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स इन डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रॉपर प्रॉपर डाइजेशन, ये हेल्प करता है। समझ गए? ये वाला समझ गए? नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन सा है जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है? विटामिन ए है, डी है, ई है, सी है, कौन सा है बताओ? बताओ, हाँ, जिन्होंने बोला विटामिन ई वो बिल्कुल गलत है, इसका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, याद रखना है, ठीक है। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है इसीलिए बॉडी इसको स्टोर नहीं करती है, ठीक। क्यों वाटर सॉल्युबल होता है? बॉडी स्टोर नहीं करती इस विटामिन को, दैट इज विटामिन सी। तो इसीलिए क्या होता है, हमें इसका रेगुलर कंजम्पशन करना चाहिए। समझ गए? रोज विटामिन सी लेना चाहिए किसी ना किसी फ्रूट से, ना।
फ्रूट कैसे, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, समझ गए, विटामिन सी सिट्रस फ्रूट से, ठीक। अच्छा अब आते हैं, विच मिनरल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है बताओ, ब्लड में, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कौन सा है बताओ। जिन बच्चों ने बोला आयरन, ये बिल्कुल सही है, ठीक। क्यों सही है, क्योंकि हेमोग्लोबिन में, ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन में जो की कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। की कंपोनेंट इन ग्लोबिन, ठीक। आयरन क्या होता है, की कंपोनेंट होता है हेमोग्लोबिन का, जो हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। अगर यहाँ आयरन नहीं दिया होता है ना, अगर कोई और, अगर आयरन नहीं होता हेमोग्लोबिन होता तो तुम हेमोग्लोबिन ही करोगे, समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड का हेल्दी सोर्स कौन है बताओ, बटर, ऑलिव ऑयल, सैल्मन, कोकोनट ऑयल, बताओ जिन्होंने बोला सैल्मन, इनका आंसर बिल्कुल सही है। सैल्मन एक फिश होती है, ठीक है, सैल्मन एक फिश होती है, ठीक। ये हार्ट हेल्दी फैट है, इसमें हार्ट हेल्दी फैट होता है, समझ गए, हार्ट हेल्दी फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स याद रखना सैल्मन फिश, ठीक, सैल्मन फिश, इसमें क्या होता है, हार्ट हेल्दी फैट होता है। आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट, मेन फंक्शन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइट में, स्टार्टिंग में ही बताया था, भूलना नहीं है। टू प्रोवाइड, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, क्या प्रोवाइड करेगा बॉडी को, एनर्जी प्रोवाइड करेगा उस ब्रेकडाउन से, ठीक है। टू प्रोवाइड एनर्जी, समझ गए, टू प्रोवाइड एनर्जी कैसे, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है, और ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होके क्या फॉर्म होता है, एनर्जी, बॉडी में एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक। इस टॉपिक को भी मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने पढ़ा होगा वो यहाँ के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, समझ गए, बहुत इजी है। अच्छा, विच कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, पूछा है ऑल, ऑल पे ध्यान दो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पूछा है, ठीक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पूछा है, ये होगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मैंने बताया था, फिर से बता रही हूँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स रिएक्ट करना, ठीक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स रिएक्ट करना, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट्स का, ठीक, प्लांट्स का ले सकते हैं, कुछ प्लांट्स होते धूप को देख के सन की तरफ बेंड हो जाते हैं, धूप इधर से आ रही है, धूप इधर से आ रही है, ठीक, इधर से आ रही है, ये प्लांट ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक, समझ गए, आ गया, इसी को बोलते हैं, ये स्लो प्रोसेस होता है इसलिए देख नहीं सकते हम इसे, ठीक, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं हम लाइट के टुवर्ड्स बेंड हो जाना प्लांट का फोटोट्रोपिज्म, ठीक, फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं,
Which of the following is not a characteristic of living thing? अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, नॉट बोला है, क्या अब दिखा, अब दिखा, बच्चों को ये दिखता नहीं है नॉट, ठीक है, नॉट बच्चे देख नहीं पाते, ठीक। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसमें से लिविंग थिंग्स का? जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बताया था लिविंग में होता है ना। रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ सेल, सेल का बना होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। सेल का बना होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, ये सेल का बना होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंस ऑफ सेल होगा। इवोल्यूशन ओवर टाइम, ये होगा इसका आंसर, ठीक। ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे नहीं है? क्योंकि ये एक सिंगल इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, समझ गए, समझ गए। इसमें जो जेनरेशन टू जेनरेशन इसमें चेंज आता है, चेंज आता है, जेनरेशन टू जेनरेशन चेंज आता है, और ये नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता इवोल्यूशन ओवर टाइम, ये जेनरेशन टू जेनरेशन चेंजेस होते हैं, उसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। और ये स्लो चेंजेस होते हैं और ये ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, ठीक, समझ गए। स्लो चेंजेस याद रखना और ग्रेजुअल चेंजेस याद रखना एवोल्यूशन में, समझ गए। आ गया, आगे बढ़ते हैं। Which process is unique to living organisms? रेस्पिरेशन, डीके, इरोजन, वेदरिंग, इजी है ना। रेस्पिरेशन इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक कैसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस बताओ? ये एक प्रोसेस है बायोलॉजिकल, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? एनर्जी, समझ गए। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? एनर्जी। एनर्जी, ठीक है, समझ गए, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? अभी मैंने थोड़ी देर बोला था, है ना, याद रखना है। एटम से बने हैं, मॉलिक्यूल से, सेल्स के, टिश्यू के, बताओ बेसिक यूनिट पूछा है तुम्हें, इस पे ध्यान दो। बेसिक यूनिट अब दिख रहा है, बेसिक यूनिट पे ध्यान दो, ठीक। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल, ठीक, सुना है। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल is the structural and fundamental unit of life, ठीक है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट क्या है? सब किसके बने हैं? सेल के, बेसिक यूनिट सेल है। अच्छा, बहुत सारे सेल मिला के क्या बनता है? टिश्यू, ठीक।
टिश्यू बनता है बहुत सारे सेल मिला के, टिश्यू इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें बेसिक यूनिट पूछा है ना तुमसे, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग का एग्जाम्पल कौन है? ये तो बता ही सकते हो, अभी तक तो बता ही दिया होगा। हाँ हाँ, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम है ना। बैक्टीरियम, क्यों बैक्टीरियम? ये सब क्यों नहीं? क्योंकि बैक्टीरियम ऐसा क्या शो करता है बैक्टीरियम जो इसको तुमने लिविंग बोल दिया? क्योंकि इसमें ये ग्रो हो सकता है, इसमें हम ग्रोथ देख सकते हैं, है ना। एंड और क्या हो सकता है? ये खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है, अपने ऑफस्प्रिंग बना सकता है, खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब इसमें रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं। समझ गए? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन देख सकते हैं हम बैक्टीरिया में, इसीलिए बोला है इसको लिविंग थिंग। कोई डाउट इसमें? डाउट हो तो लिख दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ठीक, आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुए, ठीक। इनमें से अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दो, सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक, फिर उससे क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ।